हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आंचल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे ऑनलाइन चैनल प्रो सेंटर क्लासेस बाय आंचल में। पॉलिटी के सेशन में ये हमारा आज का 9th लेसन है, जिसमें हम सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोगों ने 4 पॉइंट्स ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें कि हम लोगों ने पढ़ा था कि इट इज़ द लेंथीएस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। ये अब है हमारा 5th पॉइंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो जो हमारा संविधान है वो भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो स्टैब्लिश करता है सेंटर और स्टेट में। अब ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता क्या है? तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द लेजिस्लेटिव बॉडी एंड द एग्जीक्यूटिव बॉडी। ओके, मतलब कि आपका जो लेजिस्लेटिव बॉडी है और जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो लोग आपसी तालमेल बैठा के हमारे देश का एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। जबकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि देयर इज अ डॉक्ट्रिन ऑफ separation of power between the legislative body and the executive body. Okay. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक और नाम है वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? देखिए, सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ द रियल एंड द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। ये जान लीजिए कि रियल एग्जीक्यूटिव क्या होता है और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव क्या होता है। जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव बॉडी होते हैं, दे आर द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव बॉडी, बट दे डू नॉट हैव द पावर टू टेक एनी डिसीजन, मतलब डिसीजन रिगार्डिंग द गवर्नमेंट। लेकिन जो आपके रियल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जैसे कि हमारे देश में है आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, दे हैव द एक्चुअल पावर टू टेक डिसीजंस फॉर द कंट्री। ओके, और हमारे जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हैं वो होते हैं आपका प्रेसिडेंट। मेजॉरिटी पार्टी रूल, जो भी पार्टी है वो अगर इलेक्शंस में सबसे ज्यादा सीट्स लेकर आती है वो सरकार बनाती है, मेजॉरिटी पार्टी रूल। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू लेजिस्लेचर, मतलब जो आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा एंड राज्यसभा फॉर वॉट एवर डिसीजन दे मेक। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो लोग अपनी मर्जी से कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। देयर इज a sense of responsibility in the executive towards the legislative body, that is Lok Sabha and Rajya Sabha. मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर्स इन लेजिस्लेचर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो भी मिनिस्टर्स होंगे, प्राइम मिनिस्टर जो होंगे, जरूरी है कि वो या तो लोकसभा या राज्यसभा किसी के भी मेंबर हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो जो है अपने मिनिस्टेरियल शिप से जो है वो बाहर हो जाते हैं। मतलब कि हमारे देश के जो नेता होते हैं वो लोकसभा या राज्यसभा के भी मेंबर होते हैं। ये सारे पॉइंट्स हैं। लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर, मतलब प्राइम मिनिस्टर का इंडिया लेवल पे और चीफ मिनिस्टर का स्टेट लेवल पे उनकी जो लीडरशिप है, दैट इज द फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लोअर हाउस का डिसोल्यूशन, मतलब लोकसभा जो है वो डिसॉल्व होती है, ये भी जो फीचर है वो आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो ये सारे फीचर्स आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ रियल एंड द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। रियल एग्जीक्यूटिव मतलब प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव मतलब प्रेसिडेंट। ओके, फिर आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस। देखिए, हम लोगों ने अपना जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो ब्रिटिश सरकार का जो है उसके प्रिंसिपल को लिया है, लेकिन देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। सो व्हाट इज द डिफरेंस? इंडियन parliamentary system is not a sovereign body, but British parliament is a sovereign body. हमारी कंट्री के जो हेड होते हैं ऑफ आवर गवर्नमेंट, ही इज इलेक्टेड, मतलब हमारा रिपब्लिक बॉडी है। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हमारी कंट्री में जो है वो इलेक्ट होते हैं। बल्कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम है वहां के जो हेड होते हैं वो हेरिडिटरी होते हैं, मतलब कि जो राजा का जो बेटा होता है वही जो है वापस राजा बनता है, वही वाला सिस्टम होता है, मतलब मोनार्की। अब नेक्स्ट है आपका, हमारी जो कंट्री है वहां का पार्लियामेंट पूरा सोवरेन नहीं है, ब्रिटिश पार्लियामेंट पूरा सोवरेन है। हमारी कंट्री में एक मिक्सअप है पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी और जुडिशियल सुप्रीमेसी का। मतलब हमारी कंट्री का जो पार्लियामेंट है वो जुडिशरी को जो है, जुडिशरी का भी उसके ऊपर कंट्रोल है। जैसे अगर पार्लियामेंट कोई गलत डिसीजन लेता है या फिर ऐसा डिसीजन लेता है जो पॉपुलेशन एट लार्ज के लिए सही नहीं होती है, तो जो
सुप्रीम कोर्ट होता है वो अपने जुडिशियल रिव्यू के पावर से जो है उस लॉ को बदल सकता है या लॉ को बदलने की बात कर सकता है। तो इस तरीके से हमारा पार्लियामेंट पूरा सोवरेन नहीं है, ठीक है, इन दोनों का मिक्स है। देखिए, द डॉक्ट्रिन ऑफ सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट इज रिलेटेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, इससे पहले वाले पॉइंट में देखा था। और जो जुडिशियल सुप्रीमेसी होती है, मतलब कि जो सरकार ने, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया वही सही है, ये जो चीज है हमको अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट से देखने को मिलती है। तो हमने इन दोनों फीचर को पूरा पूरा नहीं अपनाया है, हमने इन दोनों फीचर की जो चीजें हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लागू की है। देखिए, हमारी कंट्री में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑन वन हैंड कैन डिक्लेयर पार्लियामेंट्री लॉ एज वन अनकॉन्स्टिट्यूशनल थ्रू इट्स पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। Parliament, on the other hand, can amend the major portion of the Constitution through its constituent power. इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होती है जुडिशियल रिव्यू नामक, जिसकी वजह से वो क्या कर सकता है कि पार्लियामेंट का कोई लॉ अगर उनको सही नहीं लग रहा है तो वो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल सकते हैं और उस लॉ में चेंजेस लाया जा सकता है। अब ये तो हो गया सुप्रीम कोर्ट का पावर, जिससे कि वो आपका जो पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी है उसको कंट्रोल करती है। अब जो सुप्रीम कोर्ट का ये पावर है उसको कंट्रोल करने के लिए, मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास जो एक पावर होता है वो मतलब पार्लियामेंट के पास एक ये पावर होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी लॉ है उसको चेंज कर सकती है पार्लियामेंट अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पावर में। मतलब जो संविधान है वो पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि आप संविधान में बदलाव ला सकते हैं, ठीक है। नाउ जो जुडिशियल रिव्यू है इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के पास, वो नैरोअर है देन दैट ऑफ व्हाट एग्जिस्ट इन यूएस। यूएस में जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसका जुडिशियल रिव्यू का पावर बहुत ही ज्यादा ब्रॉड होता है, जबकि इंडिया में जो है वो नैरो होता है, क्योंकि इंडिया का जो लॉ सिस्टम है वो किस पे बेस है, प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ, और यूएस में है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये क्या चीज होती है डिटेल में हम लोग सुप्रीम कोर्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, मैं आप लोगों को वहां पे बताऊंगी। Now, the next thing is integrated and the independent judiciary। ये नंबर जो है वो जी होगा यहाँ पे, इंटीग्रेटेड एंड द इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब ये इंटीग्रेटेड जुडिशरी का क्या मतलब होता है और इंडिपेंडेंट जुडिशरी का क्या मतलब होता है, आप लोग ये समझिए। इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब ये होता है कि हमारी कंट्री का जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें अपर कोर्ट के नीचे लोअर कोर्ट जो है वो इंटीग्रेटेड मैनर में एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे सुप्रीम कोर्ट से नीचे हाई कोर्ट आता है और हाई कोर्ट के नीचे आते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट और बाकी के जो लोअर कोर्ट्स हैं वो। ये सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट इन्फोर्सेस बोथ द सेंटर लॉ एज वेल एज द स्टेट लॉज। मतलब कि ये जो हमारा कोर्ट सिस्टम है ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ये एक सिंगल सिस्टम है, ये अलग अलग नहीं है। और ये जो सिस्टम है ये जो है वो सेंट्रल लॉ और स्टेट लॉ दोनों को लागू करते हैं, ओके। यूएसए में क्या होता है कि फेडरल लॉ जो है, मतलब सेंटर के जो लॉ हैं दे आर इन्फोर्स्ड बाय द फेडरल जुडिशरी एंड द स्टेट लॉज आर इन्फोर्स्ड बाय द स्टेट जुडिशरी। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो सेंटर और स्टेट दोनों के लॉ को लागू कर सकते हैं, हाई कोर्ट जो होता है वो सेंटर और स्टेट दोनों के जो लॉज होते हैं उसको लागू कर सकता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब होता है मतलब इंडिपेंडेंट बॉडी, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। रीजन क्यों है इंडिपेंडेंट बॉडी क्यों होना चाहिए, क्योंकि वो पूरी कंट्री का कोर्ट है। इट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, मतलब किसी भी इंसान को कोई भी प्रॉब्लम है किसी अगर सरकार से या फिर एक दूसरे से, तो वो लोग अपील करने के लिए किसके पास जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। फंडामेंटल राइट जो है लोगों का उसकी गारंटी कौन देता है, हम लोगों को हमारे देश की जुडिशरी देती है। अगर हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट ब्रीच होता है तो हम सीधा कोर्ट के पास जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन आवर कंट्री। तो इन सारे रीजन से बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो हमारी देश की जुडिशरी है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी हो। नाउ व्हाट आर द प्रोविजन, अब हम बोल तो दिए कि हमारे देश की जुडिशरी जो है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, बट उस इंडिपेंडेंस को हम वो इंडिपेंडेंस जुडिशरी को कैसे देंगे। सबसे पहले देखिए, अगर कोई हमारे काम में दखल कोई भी व्यक्ति अगर किसी पोस्ट पे है तो उनको किन चीजों का डर होगा, उनको अपनी सैलरी का डर होगा कि अगर हम गवर्नमेंट के खिलाफ कोई काम करेंगे या फिर जो काम गवर्नमेंट को पसंद ना आए तो अगर उनकी सैलरी गवर्नमेंट
के तरफ से आती है तो उसका डर रहेगा कि हमारी सैलरी में बदलाव हो सकते हैं। दूसरा, अगर जो है उनके काम को, उनका जो टेन्योर है, उनके काम की जो टोटल टाइमलाइन होती है, अगर उसको इफेक्ट गवर्नमेंट कर सके, तो इन सारी चीजों का डर अगर किसी में भी है तो वो एक अनबायस्ड जजमेंट नहीं दे सकता। तो सबसे पहले सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर ऑफ द जजेस। जजेस के काम की जो समय सीमा होती है वो सिक्योर होती है। जजेस के काम करने के लिए जो सर्विस कंडीशन होता है वो फिक्स होता है। ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या होता है मैं आप लोगों को आगे के चैप्टर्स में पढ़ाऊंगी। प्रोहिबिशन ऑन द कंडक्ट ऑफ जजेस इन लेजिस्लेचर, मतलब कि जो जजेस ने जो भी डिसीजन दिया है उसका डिस्कशन लेजिस्लेचर में नहीं होगा। रिटायरमेंट अगर जज की हो गई है तो उसके बाद वो लोग प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के किसी भी चीज को अगर उसका उल्लंघन किया गया है या फिर उनकी इंसल्ट की गई है तो उसके पनिशमेंट सुप्रीम कोर्ट दे सकती है। एंड सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, सबसे पहले सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ऑफ जजेस, fixed service conditions, all expenses of the Supreme Court are charged on Consolidated Fund of India, prohibition on the conduct of judges in legislature, ban on practice after retirement, power to punish for its contempt wasted in the Supreme Court, and there is a separation of judiciary from executive. Now the last part of this chapter, like this particular lesson, इसके आगे का हम आगे लेसन में पढ़ाऊंगी मैं आप लोगों को। फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे अधिकार होते हैं। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज 6 फंडामेंटल राइट्स टू ऑल द सिटीजन्स। अभी बस आप लोग फंडामेंटल राइट क्या होता है मोटा मोटी ऊपर से पढ़ रहे हो। फंडामेंटल राइट के ऊपर एक अलग से पूरा चैप्टर है जो मैं आप लोगों को आगे पढ़ाने वाली हूँ और जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, देयर आर टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से 18 तक है। राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 टू 22, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23, 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 टू आर्टिकल नंबर 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29, 30। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। सबको समानता का अधिकार है। सबको जो है कुछ चीजों की स्वतंत्रता है जो हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। किसी का भी शोषण ना हो उसका भी एक अधिकार है। कोई भी अपने हिसाब से कोई भी धर्म को, कोई भी रिलीजन को मान सकता है, उसका अधिकार है। किस टाइप का कल्चर हमको फॉलो करना है, कौन सी पढ़ाई हमको करनी है, उसका एक अधिकार है। और अगर हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट ब्रीच हो रहा है तो हम कोर्ट के पास किस लॉ से जा सकते हैं? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के थ्रू। ठीक है। नाउ जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके कुछ फीचर्स हैं। दे आर फॉर प्रमोशन ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन इंडिया। They operate as limitation on the tyranny of the executive and the arbitrary laws of legislature। मतलब कि एग्जीक्यूटिव बॉडी जो होती है और लेजिस्लेटिव बॉडी जो होती है, हमारे देश में ऐसा नहीं होता, बट अगर एग्जीक्यूटिव बॉडी और लेजिस्लेटिव बॉडी कोई ऐसा लॉ बनाती है जिसे कि हम लोग, वो लोग मतलब अपनी मनमर्जी कोई ऐसा लॉ बनाते हैं जिससे हमको हानि पहुंच सकती है, तो उसके अगेंस्ट हमारे पास फंडामेंटल राइट्स होते हैं। फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो जस्टिसेबल इन नेचर होते हैं, मतलब कि अगर हमारे साथ उसका वायलेशन होता है, अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स को हमको नहीं मिल रहे हैं तो हम लोग कोर्ट के पास जा सकते हैं। दे आर नॉट एब्सोल्यूट, मतलब कि ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई फंडामेंटल राइट है तो उस पर कोई लिमिटेशन ही नहीं है, उन पे भी रेस्ट्रिक्शंस हैं। फंडामेंटल राइट्स पे भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं जो हम लोग फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। नॉट सैक्रोसेंट, इसका मतलब ये होता है कि उन जो पार्लियामेंट है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जो है फंडामेंटल राइट्स में भी जो है आपके बदलाव ला सकती है। जब नेशनल इमरजेंसी होती है उस टाइम पे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। आर्टिकल नंबर 20 और 21 को छोड़कर बाकी के फंडामेंटल राइट्स जो है वो सस्पेंड हो सकते हैं नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे। तो
दोस्तों यहाँ पे हम लोगों का फंडामेंटल राइट वाला पॉइंट भी कंप्लीट होता है। इसमें हम लोगों ने जो है मोटा मोटी 4-5 पॉइंट्स पढ़े हैं सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के। इसके आगे का जो पार्ट है मैं कल आप लोगों को अपने लेसन में पढ़ाऊंगी, तब तक आप इस लेसन को ध्यान से पढ़िए। और जून 1 से हम लोग जो है अपना छत्तीसगढ़ पीएससी का जो सीरीज है वो भी स्टार्ट करने वाले हैं, करंट अफेयर्स सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्लीज आप लोग मेरे को सपोर्ट कीजिए, मेरे लेसन को ज्यादा से ज्यादा देखें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अब मैं मिलूंगी आप लोगों से अपने नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।